नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। द हिंदू न्यूज़पेपर से जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है राजस्थान मूव स्पेल्स सम होप फॉर गिग वर्कर्स। राजस्थान सरकार का एक ऐसा कदम जिसने गिग वर्कर्स के बीच आशा की किरण जगा दी है, गिग वर्कर्स को खुश कर दिया है। तो पहले जानेंगे गिग वर्कर्स होते कौन हैं, किन्हें हम गिग वर्कर्स कह रहे हैं, कैसे ये गिग इकोनॉमी चलती है, राजस्थान सरकार का मूव क्या है। ये बता दूं मैं आपको कि ये टॉपिक बेहद अहम है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चर्चा में क्यों है इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एडिटोरियल लिखने वाले के व्यूज़ क्या हैं। उसके बाद बियॉन्ड राइट अप जाके हम डिस्कशन हमारा होगा कुछ विशेष बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं ये सोशल जस्टिस से संबंधित एडिटोरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? देखिए, गिग वर्कर्स मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो कुछ एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको पता हैं, ओला, उबर, है ना, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ये नाम आपने सुने हैं, इनको यूज़ भी किया होगा। इन प्लेटफॉर्म से आप पूछिए कि साहब अपनी सर्विसेज को आप कैसे पहुंचाते हो, तो इनको एक बंदा चाहिए जो इनके सर्विसेज को पहुंचा पाए। जैसे मैं ओला उबर की बात करूं या रैपिडो की बात करूं तो इनको ड्राइवर्स चाहिए। फूड सेक्टर की अगर बात करें तो इनको ऐसा व्यक्ति, डिलीवरी बॉय चाहिए जिनसे वो अपने जो खाना रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं वो हमारे तक पहुंच सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं अपने सर्विसेज को जिस माध्यम से कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को ही गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तस्वीर क्लियर हो गई होगी कि गिग वर्कर आखिरकार ये है क्या। इसका अगर आप यूँ बात करें कि गिग वर्कर्स के और क्या नाम, आजकल बहुत प्रचलित है ये टॉपिक, तो गिग वर्कर्स के कुछ नाम यहाँ प्रचलित हैं। फ्रीलांसर इनको कहते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इनको कहते हैं। और इन प्लेटफॉर्म से जाके पूछिए कि साहब ये व्यक्ति कौन है, तुम्हारा एम्प्लॉई है क्या। ओला उबर इनसे जाके पूछिए कि जिसके माध्यम से तुम ये सर्विसेज हमारे तक पहुँचा रहे हो ये तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं क्या, तो ये कहेंगे कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारे पार्टनर्स हैं। क्योंकि एम्प्लॉई नाम लेते ही तो इनके पास कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, इनके रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे लिमिटेशंस में ये बन जाएंगे, बहुत सी लाइबिलिटीज़ इन पर लागू हो जाएगी, इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ इनको मानते ही नहीं हैं। तो कौन हुए गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए वो लोग जो टेम्परेरी टाइप का काम करते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर कहलाते हैं। इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है कि राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम एक वेलफेयर फंड बनाएंगे और उस फंड का नाम क्या होगा? गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक यहाँ पे घोषणा की है इस वेलफेयर फंड की, इसलिए ताकि इनकी वेलबींग का ध्यान रखा जा सके। किनका? गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स के लिए विशेष तरह ये जो प्लेटफॉर्म तैयार इन्होंने करने की घोषणा की है। 2020 में एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था। 4 कोड्स की बात थी, उनमें से एक जो कोड है ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद से ये पहला एक ऐसा उदाहरण है जहां पे रेगुलेटरी मूव यहां पे लिया गया है। रेगुलेटरी मूव का मतलब इसको, इस सेक्टर को, ये जो गिग वर्कर्स वाला जो सेक्टर है, गिग इकोनॉमी है, इसको फॉर्मल करने की तरफ स्टेप है, इसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ स्टेप है। फिलहाल ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फिलहाल ये इनफॉर्मल वर्कर्स कहलाते हैं, लेकिन इनको फॉर्मल करने की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। पहला उदाहरण है 2020 के बाद जब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट को ये स्टेप उठा क्यों रही है, इसके पीछे एक लॉजिक समझ में आता है कि सरकार अभी चुनावों की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और आप देखते हैं कि जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले हैं या देश में चुनाव होने वाले हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आती है जो कि एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करने के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ गिग वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। लगभग आज की अगर बात करें तो नीति आयोग कहता है कि 7.7 मिलियन के करीब लोग काम कर रहे हैं। कितने? लगभग 77 लाख लोग काम कर रहे हैं आज के दिन। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा तबका है, इनको रिझाने का प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ गवर्नमेंट असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां कर रही है और पहला मूवर बनने की कोशिश कर रही है। जल्दी है इनको खुद को कि फटाफट से ये फंड जो है वो स्थापित हो जाए, ये बोर्ड बन जाए। देखिए, ये जो वेलफेयर फंड की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही एक बोर्ड होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, डॉक वर्कर्स के लिए, या फिर कहें कि जो हेड लोडर्स होते हैं उनके लिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स
डॉक वर्कर्स का मतलब जो बंदरगाह पर काम करते हैं, शिप को लोड और अनलोड करने का काम करते हैं उनके लिए, या हेड लोडर्स मतलब सर पे उठा के सामान को जो कैरी करते हैं उनके लिए एक बोर्ड बना हुआ था। उसी की तर्ज पर ये जो बोर्ड, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, इसकी स्थापना करने के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसी की तर्ज पर आगे चर्चा की गई है कि भाई इस सेक्टर में ये जो सेक्टर्स हैं इनमें ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तब इनफॉर्मल वर्कर्स हैं तो सीधी सी बात है कि इनको बेनिफिट दिया कैसे जाए, ये बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ पे, कि अगर इनफॉर्मल वर्कर्स है तो इनको बेनिफिट्स पहुँचाए कैसे जाएं, क्योंकि इनके सामने कोई भी, देखिए एक मार्केट होता है जहाँ पर एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉई होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है, पूरी बातें की जाती है टेबल पर बैठ कर कि एम्प्लॉयर कहता है कि तुम्हें इतना घंटा काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉई बोलता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉई कह देता है कि मुझे महीने में इतनी छुट्टियां तो चाहिए ही चाहिए, उसका पैसा नहीं काटोगे। मैं अगर जब इस कंपनी में क्या सुरक्षा है, क्या मतलब आप जॉब की सिक्योरिटी देते हो, वो सारी बातें होती हैं, है ना। तो मिनिमम वेजेस का प्रावधान होता है, आपका एक यूँ कहें कि वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाते हैं, आपका रिटायरमेंट प्लान तक की बातें कर ली जाती हैं, आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब राजस्थान सरकार ने ये जो एक वेलफेयर फंड की बात की है, एक बोर्ड बनाने की बात की है, इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, इनसे पूछोगे कि साहब उद्देश्य क्या है, तो ये कहेंगे कि 3 से 4 लाख वर्कर्स को हम बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ 3 to 4 लाख वर्कर्स जो हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। मैंने जो संख्या बताई थी आपको 77 लाख 7.7 मिलियन, वो पूरे देश की बात मैं कर रहा था। यह राजस्थान सरकार अपने राज्य के जो गिग वर्कर्स हैं उनको रिझाने की बात कर रही है, यहाँ पे इनके लिए सोशल जस्टिस की बात कर रही है। तो 3 से 4 लाख वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, ये कहना है। राजस्थान का जो ये प्लेटफॉर्म बनेगा उसके माध्यम से सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है। अब जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, देखिए इस सेक्टर में चूंकि मैंने कहा कि कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, कोई यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, कोई पीएफ आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्या किया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में प्रावधान रखा गया है कि कुछ जो स्टेट लेबर मिनिस्ट्रीज होंगी, जो राज्य श्रम मंत्रालय होंगे, उनको कहा गया है, उनको निर्देश दिया गया है कि भाई तुम लोग कुछ काम यहाँ पे करो जिसके अंदर आप प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था इनके लिए करो, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स, स्किल अपग्रेडिंग एंड फंडल असिस्टेंस, ये सब चीज़ें यहाँ राज्य के जिम्मे, राज्य के जो लेबर मिनिस्ट्रीज हैं उनके जिम्मे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर ये चर्चा की गई है कि ये सारी स्कीम्स का लाभ इनको मिले, कुछ ऐसा करो। लेकिन यहाँ अगर बात करें इन स्कीम्स की, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें, मान लीजिए कोई गिग वर्कर है, उसका काम करते हुए देहांत हो जाता है, तो उसके परिवारजनों को क्या मिलेगा उसके मृत्यु पर, ये यहाँ पे बात अगर करें, या फिर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या कोई डिसेबल हो गया, उस समय कैसे आप कवर करेंगे इंश्योरेंस के अंदर। हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, कोई महिला अगर काम कर रही है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था होना चाहिए, वो मातृत्व अवकाश पेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें। ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, एजुकेशन है, इन सब के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? कोई भी काम करने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें हैं, पहले की बातें कर रहे हैं ये कि पहले क्या व्यवस्थाएं थी, आज के दिन सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, या फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या प्रावधान किया गया है, वो सब चर्चाएं हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये जितने भी हमने डिस्कशन किया है, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? तो ये फंडिंग की व्यवस्था करनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सोच के देखो कि केंद्र सरकार को जब फंडिंग की व्यवस्था करनी है तो केंद्र सरकार ये नहीं कह देगी क्या कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो फंड की कमी है, मैं ये फंडिंग नहीं कर सकती। नहीं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी ऐसे राज्य को ही पैसा दे जो राज्य में उसी की सरकार हो। मान लीजिए बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कांग्रेस की सरकार है, तो गवर्नमेंट का ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट जो सरकार दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे वो बेनिफिट्स नहीं पहुँचाए। अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई फिर ये बेनिफिट्स पहुँचाएं कैसे, कैसे इनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाए, कैसे गिग वर्कर्स को ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएं। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे एक चर्चा की गई कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जिन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने नाम गिनाए, स्विगी है या उबर है या फिर जोमेटो है ना, या फिर बिग बास्केट है या ब्लिंकिट है, ये सब इन प्लेटफॉर्म से ही कहा गया कि जो तुम्हारा रेवेन्यू होता हो ना, उसमें से 1 से 2% तुम निकालोगे, और ये 1 से 2% जो तुम निकाल रहे हो वो इनके वेलबींग के लिए काम में लिया जाएगा।
अब आप इनसे पूछिए कि साहब तुम्हारे दिमाग में ये स्कीम कैसे आई, इस कोड में ये चर्चा कैसे की गई। तो ऐसा ही पहले भी एक प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, एक प्रायर एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जो ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड की बात हम कर रहे थे, इस कंस्ट्रक्शन बोर्ड में भी यही था कि जो प्रोजेक्ट कोई श्रमिक काम कर रहा है, कोई भी वर्कर काम कर रहा है, तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती थी, जिस प्रोजेक्ट में वो लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 1 से 2% इनकी वेलबींग के लिए अलग से रिजर्व रखा जाता था। ठीक है, उसी तर्ज पर यहाँ इस कोड के अंदर प्रावधान है गिग वर्कर्स के लिए कि जिन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वो अपने रेवेन्यू का 1 से 2% निकालेंगे। तो ये एक हल निकाला गया यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। एक तो ये है कि इनका टाइम पुअर, क्योंकि इनका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, कोई चाहे तो 1 घंटा ही काम करेगा, कोई चाहे तो 2 ही घंटा काम करेगा, कोई चाहेगा तो 6 घंटे काम करेगा, कुछ फिक्स तो है नहीं, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। दूसरी बात, इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनको पीस मील वेजेस मिलते हैं। पीस मील वेजेस का मतलब है जितना यूनिट आपने काम किया उसी के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ कह रहा है कि भाई अब ये तो समय ही बताएगा आपको कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर बोर्ड जो है वो कैसे मतलब काम करेगा, और काम कब, जब ये वर्किंग आवर्स फिक्स करने की बात आएगी या इनको पैसा देने की बात आएगी तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, ये तो भविष्य की गर्त में ही छिपा हुआ है। ये बात भी भविष्य के गर्त में छिपी हुई है। एक और क्वेश्चन मार्क है, एक और क्वेश्चन मार्क ये है कि राजस्थान है या फिर कोई भी स्टेट है, वो कैसे एक गैप है कि लेबर कुछ राइट्स हैं, प्लेटफॉर्म के भी लेबर राइट्स हैं, इधर ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके भी लेबर राइट्स हैं, और इनके बीच में अंतर इतना है। इस अंतर को कैसे भरा जाएगा, कैसे इस खाई को भरा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लेबर राइट्स के बीच जो यहाँ पे अंतर है उसको कैसे, उस चीज़ से कैसे निपटा जाएगा वो देखना है। साथ में ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसमें ये बात नहीं की गई है कि लेबर राइट्स जो हैं गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के, उनको कैसे यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, ये भी इसमें डिस्कशन नहीं किया गया है ना। तो बस बातें की गई है, रूल्स बना दिए गए हैं, प्रावधान रख दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सी तुम्हारे पास स्कीम ऐसी है ना, कौन सी योजना के अंतर्गत आप ऐसा करोगे, ये इनके पास क्लियरेंस नहीं है। अब देखिए आते हैं मुख्य बिंदु पर। ये तो हमने बात की है सीधा सीधा न्यूज़पेपर से कि वास्तव में गिग वर्कर्स को लेकर राजस्थान सरकार कौन सा स्टेप ले रही है। तो एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात है। ये वेलफेयर बोर्ड जो है एक प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन बोर्ड था उसी की तर्ज पर ये काम करेगा। ठीक है, इसमें इनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, उनकी चर्चा इस एडिटोरियल में की गई थी। ठीक है, और इसमें एक जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसका डिस्कशन किया गया है, क्योंकि बेहद अहम बन जाता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। तो सब ये चर्चा में क्यों है, तो हुआ ये कि 20 सितंबर 2021 को एक यूनियन है, इनकी एक फेडरेशन है, किसकी, जो भी ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टर्स हैं, जैसे कि आप कार ड्राइवर्स मान लीजिए, कैब ड्राइवर्स मान लीजिए, या फिर बाइक राइडर मान लीजिए, इनका जो एक फेडरेशन है, इस फेडरेशन ने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर दी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो एक याचिका है, जनहित याचिका दायर कर दी गिग वर्कर्स की तरफ से। और इस याचिका में ये कहा गया, कि भाई हम चाहते हैं कि इनका वेलबींग यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए, इनकी सोशल सिक्योरिटी इनको मिले। इस चीज़ को लेकर याचिका इन्होंने दायर की, इसीलिए चर्चा में आ गया विषय। तो यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगी, कब लगी, सितंबर 20, 2021 को। किसके द्वारा लगी, जो इंडियन फेडरेशन है ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का, इस फेडरेशन ने यहाँ पे PIL दायर की। ठीक है, इस पिटीशन में किसकी डिमांड है, इस पिटीशन में डिमांड की गई कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएं वर्कर्स को। और वर्कर्स कौन से, चाहे फूड डिलीवरी वाला सेक्टर हो, जोमेटो स्विगी की बात हम करें, या फिर आप बात कर लीजिए ये जो आपके कैब ड्राइवर्स हैं, या फिर जो एग्रीगेटर जो भी होते हैं, ये कैब ड्राइवर्स मान लीजिए, बाइक राइडर्स मान लीजिए, इनकी बात कर लें, तो इन सब के लिए यहाँ पे बात की गई है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की, इसलिए ये चर्चा में आया विषय। अब मैंने कहा कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग 7.7 मिलियन वर्कर्स हैं। आज के दिन अगर बात करें तो नीति आयोग कहता है कि साहब बहुत बड़ा सेक्टर है, कैसे अनदेखी कर दें इसकी। 77 लाख लोग, लगभग 80 लाख लोग, 75 लाख लोग काम कर रहे हैं। और यह आंकड़ा 2029-30 तक जाते जाते कितना हो जाएगा, 23.5 मिलियन यहाँ पे हो जाएगा। ये 23.5 मिलियन बहुत बड़ी संख्या है, सोच कर देखिए जरा। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि देखिए अलग अलग स्किल्ड जॉब्स हैं, कोई
लो स्किल्ड जॉब भी है, कोई मीडियम स्किल्ड जॉब है, कोई हाई स्किल्ड जॉब है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत हाई स्किल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जीनियस हाईली क्वालिफाइड लोग ही चाहिए। कोई मीडियम स्किल से काम चल जाता है, कोई लो स्किल से काम चल जाता है इस सेक्टर में। तो अगर बात करें तो इन गिग वर्कर्स में से 47% लोग ऐसे हैं जो कि मीडियम स्किल्ड जॉब में लगे हुए हैं, 22% लोग ऐसे हैं जो हाई स्किल्ड जॉब में लगे हुए हैं, और साथ में 31% लोग जो हैं वो लो स्किल्ड जॉब्स में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक आंकड़े, एक रफ आइडिया यहां से निकाल सकते हैं। अब साहब ये गिग इकोनॉमी जो है, गिग इकोनॉमी क्या, जो गिग वर्कर्स चला रहे हैं वो अर्थव्यवस्था, वो इकोनॉमी भारत की, उसके ड्राइवर्स क्या हैं, कैसे ये इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है, कैसे गिग वर्कर्स इतने ज़्यादा हो गए, क्या है आखिरकार इस सेक्टर में, ऐसी कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए प्रश्न बनता है यहाँ से कि ऐसे कारक बताइए या ऐसे फैक्टर्स बताइए जिससे गिग इकोनॉमी को इतना बूस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कारक देखिए कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहली बात, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। सबसे पहली चीज़, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ आप देखेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, स्मार्टफोन सबके पास आज मिल जाते हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ कि लगभग के पास स्मार्टफोन मिल जाते हैं, दूसरा इंटरनेट बहुत फर्स्ट क्लास चलता है आजकल। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ सपोर्ट करती है सेक्टर को, क्योंकि आप जब कोई खाना ऑर्डर करते हैं या बाइक बुक करते हैं या कैब बुक करते हैं तो आपको चाहिए कि स्मार्टफोन और साथ में चाहिए इंटरनेट, और जिस व्यक्ति को आप यहाँ पे बुला रहे हैं उसको भी चाहिए मोबाइल और इंटरनेट। जब ये दोनों चीज़ें हैं तो आपका काम हो गया। दूसरा, डेमोग्राफिक बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत हैं। डेमोग्राफिक बेनिफिट्स का मतलब है भारत की जनसंख्या जो है, युवा बहुत ज़्यादा हैं भारत के अंदर, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे खूब हैं। तो अपने हिसाब से हाई स्किल्ड जॉब है, मीडियम स्किल्ड जॉब है या फिर लो स्किल्ड जॉब है, अपने हिसाब से सेक्टर में जा सकते हैं। युवा चाहते हैं कि वर्किंग आवर्स, कुछ तो उन्होंने फिक्स काम कर रखा है एक तो, और उस फिक्स काम के अलावा, उस फिक्स सैलरी के अलावा वो चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करें, पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट करें। तो इसलिए ये सेक्टर उन लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हो रहा है, और वो लोग इस सेक्टर में आए, इस कारण से ये सेक्टर बूम कर गया। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इसको मान सकते हैं एस्पेक्ट कि वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें उतने दिन उतने समय काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 1 घंटा ही काम करूं तो 1 घंटे के लिए भी आप काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे दिन काम करूं तो आप कर सकते हो काम। तो ये वर्किंग, मतलब जो व्यक्ति बंद कर काम नहीं करना चाहता, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरी मर्जी का मालिक रहूं, मैं जब चाहूं तब काम करूं, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स यहाँ पे मिलते हैं। देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की संख्या भारत के अंदर बढ़ती ही जा रही है। अब ये जब प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे तो ये अपनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए इनको मैन पावर भी चाहिएगा। ये अपने सर्विसेज को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, तो इनको मैन पावर चाहिए। मैन पावर चाहिए तो सब गिग वर्कर्स हाजिर हैं, तो इसलिए इनकी संख्या चूंकि बढ़ गई है तो लॉजिस्टिक्स का प्रबंध इनको चाहिए, मैन पावर इनको चाहिए, इसलिए गिग वर्कर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और एक ये है कि गवर्नमेंट जो है उसकी कुछ उदारीकरण की नीतियां हैं भारत की इकोनॉमी को लेकर। ओपन मार्केट को यहाँ प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट अपनी जो कह सकते हो कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स को यहाँ पे लीनियंसी में कन्वर्ट कर दिया है। आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ सरकार लेकर आ रही ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो ये पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है वो भी यहाँ पे हेल्पफुल हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो की ड्राइवर्स हैं इस गिग इकोनॉमी के। अब हम चर्चा करेंगे कि चैलेंजेस कौन कौन से हैं, आखिरकार इस इंडस्ट्री के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां भी देखिए क्या हैं। एक चीज़ की चुनौती तो ये है कि इस सेक्टर में काम करने वाले को ये नहीं पता कि जॉब कब तक रहेगा। बहुत आसानी से तो हायर कर लिया जाता है, बहुत आसानी से फायर कर लिया जाता है। ईजी टू हायर एंड ईजी टू फायर वाली पॉलिसी यहाँ पे लागू होती है। सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मान लीजिए किसी के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उसको अपने जेब से ही पैसा निकाल के इलाज करवाना पड़ेगा, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक चैलेंज है। दूसरा, डिजिटल डिवाइड। जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन सबके पास हैं, इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन क्या ये हर जगह है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं आती है, तो फिर वहाँ पे क्या करें? जहाँ इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है फिर तो काम ठप है, क्योंकि ये तो सारा काम ही इंटरनेट बेस्ड होता है। तो डिजिटल डिवाइड भी यहाँ पे एक चैलेंज इस सेक्टर के सामने है। ये सेक्टर चूंकि नया है तो इसका क्या स्कोप होगा, क्या इस सेक्टर की साइज होगी, डेटा उपलब्ध नहीं है। एक्चुअल में जब हमारे पास डेटा होता है तो हम एनालिसिस करते हैं। हमारे लिए ये चीज़ें नई है।
आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स नाम पहली बार सुना होगा। तो जब पहली बार सुन रहे हैं इसका मतलब ये नई चीज़ है। अब ठीक है, आज के बाद में आप जानने लग गए कि गिग वर्कर्स क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा तब इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। लेकिन हाल फिलहाल अगर बात करें तो क्या इस इंडस्ट्री की साइज होगी, क्या स्कोप होगा, क्या भविष्य होगा, पता नहीं है। यहाँ जो काम दे रही है कंपनी, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई व्यक्ति जुड़ा है, उनके द्वारा वर्कर्स का किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है मीन्स पैसा बहुत कम मिलता है। अगर आप दूसरे सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पैसा आपको बहुत कम नजर आएगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों समान रूप से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब महिलाओं की संख्या तो ना के बराबर है इस सेक्टर में। तो ये एक जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रमोट होंगे क्या, आपकी पदोन्नति होगी क्या, ये सब कहाँ से होगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आती इसमें। कोई व्यक्ति काम करता है किस लिए, ताकि पैसा उसका दिनों दिन बढ़ता रहे, या फिर कहें कि एक निश्चित समय अवधि के बाद उसका प्रमोशन हो। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि गिग वर्कर्स जो हैं वो कंपनीज के द्वारा हायर किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, और ये कहती हैं कंपनीज कि हमारे पार्टनर्स हैं। ये नहीं कहती कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। जब एम्प्लॉयज़ नहीं कहती हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जब एम्प्लॉय नहीं कहते हो तो आपको एम्प्लॉय वाले बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉयज़ के पास बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय को पीएल मिलती है, सीएल मिलती है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उनको मिनिमम वेजेस के लिए एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सब चीज़ें इन पर लागू नहीं होती हैं। तो ये चूँकि एम्प्लॉयज़ नहीं मानती हैं, इसलिए इन सबको, ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ना पीएफ मिलेगा, ना पीएल मिलेगी, ना सीएल मिलेगी, ना कोई यहाँ पे अदर बेनिफिट्स की चर्चा की जाती है। अब नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने इन सबको देखते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। एक रिपोर्ट थी, इसका नाम दे रखा है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इस रिपोर्ट में बात की गई है फिस्कल इंसेंटिव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में। इस रिपोर्ट के अंदर, यहाँ नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इसमें बात की गई है कि फिस्कल बेनिफिट्स इनको दिए जाएं, कुछ वित्तीय पर्क्स दिए जाएं, एक फिक्स्ड सैलरी हो, उसके बाद जो जैसे जैसे काम करे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पैसा इनको मिले, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, ताकि इनकी लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी देने की बात यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ, ये चर्चाएं जो हमने की है वो सब आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये नाम आया था, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्तमान में जो कानून हैं, श्रम कानून जो हैं, जो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, उनको संशोधित किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए, और उसमें बड़े स्तर पे लक्ष्य रखे जाएं, ताकि सोशल सिक्योरिटी दी जा सके सारे एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को। फिर ये नहीं देखा जाए कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो गया है ये कि इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये मत देखो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है या इनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है। आप तो जो श्रम कानून वर्तमान में है उन्हें सुधार करो, उनको कंसोलिडेट करो, उनमें थोड़ी सुदृढ़ता लेकर आओ, और सभी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दो, उनको सोशल सिक्योरिटी दो। साथ में यहाँ पे देखिए कि जो सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसके अंदर कुछ लोगों को कवर किया गया है। इसके अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो खुद काम करते हैं, वो होम वर्कर्स हैं, वो वेज वर्कर्स हैं जो मजदूरी पे काम करते हैं या दूसरी जगह जाके काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं, गिग वर्कर्स हैं, या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, है ना। इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इनको मिले, और इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब हमने चर्चा करी ली थी। तो सोशल जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उनमें इन सब की चर्चा भी की गई है। खास बात यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है ये हो सकता है, इस गिग इकोनॉमी को चलाने वाले ड्राइवर्स क्या हैं, कौन से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो अभी लगातार बूम करते हुए नजर आ रहे हैं उनके पीछे कारण क्या है वो, और चैलेंजेस क्या है वो, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस एडिटोरियल में इतना ही, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि वास्तव में गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स क्या चीज़ हैं और राजस्थान गवर्नमेंट की इनको लेकर क्या योजना है। नेक्स्ट सेशन में हम किसी एक और नए मुद्दे को डिस्कस करेंगे।
आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहें। पिछले वीडियो को भी देखिएगा, एसिमेट्री एंड पावर नाम से जो सेशन हमने अपलोड किया था, उस सेशन में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स ए लॉट।